हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले मॉडल पेपर के एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो भी अपन एमसीक्यू देखने वाले विथ एक्सप्लेन और उसको समझते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के किस महीने में गर्भवती स्त्री के लिए गौछूर शीत घृत का सेवन करने का निर्देश है। ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 4थे, ऑप्शन डी 6ठे। तो जल्दी से बताइए गौछूर शीत घृत का सेवन करने का निर्देश किस मंथ में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी 6ठे मंथ में बताया गया है। यहीं पर अगर बात करें कि प्रश्न पढ़नी शीत घृत का सेवन करने का निर्देश किस मंथ में दिया गया है। तो याद रखनी है 7वें मंथ में दिया गया है। और चौथे मंथ की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है नवनीत प्लस हृदय हृदय भोजन का सेवन कराना चाहिए किस मंथ में, चौथे मंथ में। ओके, तो आई होप को कुछ समझ में आ गया होगा कि 6ठे मंथ में क्या करना चाहिए, गौसूर शीत घृत का सेवन कराना चाहिए। 7वें मंथ में प्रश्न पढ़नी शीत घृत का सेवन कराना चाहिए। और चौथे मंथ में नवनीत और हृदय भोजन सेवन कराना चाहिए। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया किस मंथ में क्या सेवन कराना चाहिए जो गर्भिणी या गर्भवती स्त्री है उनको। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महीने में शिशु में अन्न शुरू कराते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ऑप्शन ए 8वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 6ठे, ऑप्शन डी 11वें। तो जल्दी से बताइए अन्न शुरू किस मंथ में कराते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर का अगर बात करें तो अन्न शुरू किस मंथ में कराते हैं, तो 6ठे मंथ में कराते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि अन्न होता क्या है। कि अन्न के मतलब होता है कि 1 से 6 मंथ तक हम क्या करते हैं, माता के दूध का सेवन कराते हैं। ओके, माता के दूध के सेवन कराना चाहिए। और 6ठे मंथ से बताया गया है कि अन्न का सेवन कराना चाहिए, यानी अन्न का 6ठे मंथ के बाद क्या कराना चाहिए, अन्न का धीरे धीरे उसको बच्चे मगर शिशु को सेवन कराना चाहिए। तो अन्न प्रशमन किस मंथ में शुरू किया जाता है, 6ठे मंथ से शुरू किया जाता है। तो एक और पॉइंट आपको याद रखनी है कि बाल संस्कार कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये आपको याद रखनी है, बाल संस्कार कितने होते हैं, 8 होते हैं। ओके, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, उसका तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों लिख बता रहा इसको। तो बाल संस्कार का नाम याद रखनी है कि सबसे पहले बाल संस्कार में क्या होता है, जातकर्म करते हैं। जातकर्म, सेकेंड होता है आपको नामकरण, तीसरा होता है आपको निष्कर्मण, चौथा होता है अनप्रशमन, अनप्रशन, पांचवा होता है चुंडाकर्म, छठा होता है कर्णवेदन, सातवां होता है उपनयन, और 8वां होता है वेद आरंभ। ओके, ये 8 बाल संस्कार बताया गया, जिसमें से जो चौथा संस्कार होता है क्या होता है, अनप्रशमन। यानी जो शिशु जो जन्म लेता है तो उसको 8 संस्कार बताया गया। जो शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जातकर्म करना चाहिए, फिर उसका नामकरण करना चाहिए, फिर निष्कर्मण करना चाहिए, फिर अनप्रशमन। अनप्रशमन जो होता है कि सभी आचार्यों के अनुसार 6ठे मंथ बताया गया है कि 6ठे महीने के बाद में हम उसको अन्न का सेवन कराना चाहिए। ओके, क्या कराना चाहिए, यानी भोजन का धीरे धीरे सेवन कराना चाहिए किस मंथ से, 6ठे मंथ से। ओके, तो ये भी एक प्रकार के संस्कार है। और उसके बाद बताया गया पांचवा बताया गया चुंडाकर्म, छठा बताया गया कर्णवेदन, सातवां बताया गया उपनयन, और 8वां जो संस्कार बताया गया आपको वेद आरंभ। ओके, ये 8 प्रकार का संस्कार बताया गया, जिसमें से चौथे नंबर का जो संस्कार होता है क्या होता है, अनप्रशमन संस्कार होता है, जो कि 6ठे मंथ से शुरू करना चाहिए। ओके, कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दोष के द्वारा दुष्ट स्तन्य के कारण क्षीर फक रोग
होता है? ऑप्शन ए वात, ऑप्शन बी त्रिदोष, ऑप्शन सी पित्त, ऑप्शन डी श्लेष्म। तो जल्दी से बताइए क्षीर फक रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको डी, यानी श्लेष्मानी कफ के कारण होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है कि क्षीर फक रोग कितने होते हैं। तो फक रोग के भेद की अगर बात करें तो 3 बताए गए हैं। पहले याद रखनी है फक रोग कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो फक रोग के मतलब क्या होता है कि जो बच्चा जो शिशु होता है वो चल फिर नहीं पाता, स्वयं से खड़ा नहीं हो सकता। वो जब खड़ा कराते हैं तो गिर जाता है, मैंने किसी के सहारे अपन उसको चलाते हैं। और जैसे कि अपन 3 पहिए वाले जो चक्का के सहारे बच्चे को चलाना, जो शिशु होता है उसको चलाते हैं। तो क्या होता है, ये फक रोग के कारण ही होता है। तो फक रोग के कारण होता है तो कितने बताए गए, 3 बताए गए। सबसे पहले बताए गए क्षीर फक रोग होता है, सेकेंड बताया गया है गर्भज फक रोग होता है, गर्भ फक रोग, और तीसरा बताया गया है व्याधि फक रोग, व्याधि फक रोग। ओके, देखिए क्षीर फक रोग होता है ये क्या होता है, श्लेष्मा के कारण होता है। और जो गर्भज फक रोग होता है इसमें क्या होता है, जो माता होती है उनके क्या होता है कि जो दूध होता है क्या होता है शीघ्र, जो दूध होता है वो क्या होता है शीघ्र शीघ्र क्या होता है समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है या अल्प हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है गर्भज फक रोग होता है शिशु में। उसके बाद व्याधि फक रोग की बात करें तो इसमें क्या होता है, या निज निज या अगंतुज आगन आगंतुज के कारण, निज मतलब वात आदि दोष, या आगंतुज मतलब बाहरी चोट के कारण या आघात के कारण जो शिशु में रोग होता है उसे क्या बोलते हैं, आपको व्याधि फक रोग कहते हैं। तो आई होप कि तीनों समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि फक रोग के भेद कितने होते हैं। तो 3 फक रोग का भेद होता है, कौन होता है कि क्षीर फक रोग होता है, सेकेंड होता है गर्भज फक रोग होता है, थर्ड होता है व्याधि फक रोग। तो क्षीर फक रोग कहते हैं श्लेष्मा में जो श्लेष्मा के कारण होता है, श्लेष्मा का प्रकोपित होने के कारण क्या होता है क्षीर फक रोग होता है। जो गर्भज फक रोग होता है माता का जो दूध होता है शीघ्र क्या होता है समाप्त हो जाता है या अल्प हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है शिशु में क्या होता है गर्भज फक रोग होता है। और व्याधि फक रोग होता है निज या आगंतुक के कारण क्या होता है जो रोग उत्पन्न होता है शिशु में उसे क्या बोलते हैं, आपको व्याधि फक रोग बोलते हैं। देखिए फक रोग मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सीधे कि जो बच्चा जो होता है वो खड़ा नहीं हो पाता है, मगर किसी के सहारे उसको खड़ा कराना पड़ा, मगर खड़ा करा कर चलाते हैं उसको। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मातृज भाव है। ओके, ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी धामनी। तो मातृज भाव की कौन सा है इसमें से, इसका आंसर क्या होगा बी, यानी बस्ती जो होता है मातृज भाव होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन याद रखनी है कि जो भाव कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 भाव के नाम याद रखनी है। मातृज भाव एक में हो गया मातृज भाव, सेकेंड होता है पित्रज पित्रज भाव, सेकेंड थर्ड होता है आपको सातवें भाव, सातवें भाव, फोर्थ होता है आपको रसज भाव, रसज भाव। उसके बाद होता है आत्मज भाव, आत्मज भाव। और छठा जो होता है वो सत्वज भाव। ये 6 भाव बताए गए हैं। ओके, जिसमें से क्या होता है जो मातृज भाव क्या होता है बस्ती होता है, इसके अलावा भी। और मातृज भाव की बात करें तो इसकी संख्या आपको याद रखनी है 20 बताया गया। मातृज भाव की संख्या कितनी होती है 20 होता है। और पितृज भाव की जो संख्या होती है वो 10 होता है, आपको याद रखनी है। ओके, जो पितृज भाव होते कितने होते हैं 10 होते हैं, और मातृज भाव कितने होते हैं 20 होते हैं। तो कुछ मैं नाम लिख देता हूँ मातृज भाव का कि कौन कौन सा होता है। जैसे कि बस्ती हो गया, आपको याद रखनी है बस्ती हो गया, तोअक होता है, तोअक, मास, मेद, मेद। उसके बाद बात करें हृदय नाभि, हृदय नाभि आदि। ये इस तरह कितने 20 भाव बताए गए मातृज भाव में। ओके, और पितृज भाव की बात करें जो आप ये देख रहे हैं दंत, अस्थि और धामनी। इसके अलावा जैसे कि बात करें शिरा, स्नायु, शुक्र, ये सब आदि। ये क्या है आपको, ये पितृज भाव है। क्या है पितृज,
पितरज भाव, पितरज भाव कितने होते हैं? 10 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो आपको याद रखनी है। बाकी सबके मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आपको याद रखनी है। भाव कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। 6 भाव के नाम याद रखने ही है। और इसमें से मातृज भाव की बात करें तो बस्ती होती है, तोक होता है, मास्त होता है, मेद होता है, हृदय, नाभि आदि, ये सब क्या है? मातृज भाव है। उसके बाद पितृज भाव की बात करें तो दंत, अस्थि, में धमनी, शिरा, स्नायु, शुक्र आदि, ये क्या होते हैं? पितृज भाव होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ओके, बाकी सबका एक्सप्लेन नहीं करा, बस आपको इतना याद रखनी, जो लगा मेरे को इंपॉर्टेंट वो बताया आपको, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शुक्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी स्निग्ध, ऑप्शन सी पिकचिल, ऑप्शन डी घन। तो जल्दी से बताइए शुद्ध शुक्र का लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अवसादी क्या होता है? शुद्ध शुक्र का लक्षण नहीं होता है। इसके अलावा भी क्या है? शुद्ध शुक्र का लक्षण, इसके अलावा भी लक्षण बताए गए, तो उसका जैसे आपको याद रखनी है। जो शुद्ध शुक्र का लक्षण होता है स्फटिकाभम होता है, स्फटिकाभम, स्फटिकाभम होता है। उसके बाद बात करें थे ये जो शुद्ध शुक्र का, अगर कभी रस पूछा जाए कि शुद्ध शुक्र का रस कैसा होता है, तो आपको याद रखनी है मधुर रस के समान होता है। कैसा होता है? मधुर रस के समान होता है। और गंध की अगर बात करें, गंध की बात करें तो मधु गंध के समान होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कि शुद्ध शुक्र का रस कैसा होता है? मधुर रस होता है। और गंध की बात करें मधुर गंध के होता है, स्फटिकाभ होता है, स्निग्ध होता है, पिक्चिल होता है। और घन क्या होता है? ये शुद्ध शुक्र का लक्षण है। इसके अलावा भी लक्षण होते हैं जो इंपॉर्टेंट, वो इसमें लिख दिया, ये आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यानुग चूर्ण के अनुपान है? ऑप्शन ए यागु, ऑप्शन बी दुग्ध, ऑप्शन सी उष्ण जल, ऑप्शन डी तंडुल उदक। तो जल्दी से बताइए पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होता है? तंडुल उदक। तंडुल मतलब क्या होता है? चावल होता है। और उदक मतलब क्या होता है? जल। यानी क्या बोलते हैं? चावल और जल के जो मिक्स के बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तंडुल उदक कहते हैं। तो इसका पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान क्या होता है? तंडुल उदक होता है। इसके अलावा भी एक और अनुपान बताया गया है, आपको याद रखनी है, मधु। ओके, ये दोनों क्या करते हैं? हम पुष्यानुग चूर्ण के अनुपान में हम यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि किस व्याधि के विरोध व्याधि क्षमता के लिए बीसीजी वैक्सीन किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रुसेला, ऑप्शन बी कोलेरा, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी टाइफाइड। जल्दी से बताइए बीसीजी वैक्सीन किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए अपन करते हैं वैक्सीन, मगर लगाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपगार स्कोर निम्न में से किस बच्चे के निरीक्षण के लिए नहीं कराना चाहिए? ऑप्शन ए रक्तदाब, ऑप्शन बी त्वचा का वर्ण, ऑप्शन सी नाड़ी गति, ऑप्शन डी श्वास प्रयास। तो किस बच्चे, मगर स्पार्ग जो एपार्ग स्कोर जो है एक, मगर किस बच्चे के निरीक्षण के लिए नहीं कराते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको ए रक्तदाब के लिए अपन नहीं कराते, स्पार्ग स्कोर नहीं कराते हैं, निरीक्षण नहीं कराते हैं। ओके, बाकी सबके लिए त्वक नाड़ी या श्वास प्रयास के लिए हम क्या करते हैं? स्पार्क स्कोर का निरीक्षण करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में निम्न में से किस त्वक की कमी के कारण बच्चे में क्वास क्वासर कोर रोग होता है? ओके, क्वासी ओकार रोग होता है। कौन सा रोग? क्वासी क्वासी ओकार रोग होता है। ओके, तो किसके कमी के कारण ये रोग होता है? तो आपको याद रखनी है किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन के कमी के कारण क्या होता है? आपको क्वासकर रोग होता है। ओके, और ये भी एक और बात करें तो आपको याद, एक और रोग होता है बताया गया है, मरासमस। कौन सा रोग? मरासमर। ये किसके कारण ये रोग होता है? ये आपको याद रखनी है विटामिन के कमी के कारण क्या होता है? ये रोग होता है मरासमस। जबकि प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? क्वासिकर रोग होता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रोग को 100 दिन की खांसी का रोग के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस रोग में 100 दिन की खांसी का रोग का के नाम से किस
नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो जल्दी से बताइए 100 दिन के जो खांसी होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं। ओके, इसके अलावा इसको और नाम से जानते हैं, आपको याद रखनी, कुत्ता खांसी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुत्ता खांसी। उसके बाद बोलते हैं इसको और भी नाम से जानते हैं, कुकुर खांसी, कुकुट कुकुड़ खांसी। ओके, उसके बाद इसको काला खांसी भी बोलते हैं। ओके, इसको देखिए 100 दिन के खांसी के नाम से भी किसको 100 दिन के खांसी का रोग किस नाम से जाना जाता है? तो पर्टूसिस के नाम से जाना जाता है, इसको कुत्ता खांसी भी के नाम से भी जाना जाता है, कुकुर खांसी के नाम से जाना जाता है, और काला खांसी के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी, इन सभी नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं, पर्टूसिस को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वत्सनाभ का कौन सा भाग औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी पत्र, ऑप्शन डी पुष्प। तो वत्सनाभ के प्रयोज्यांक अंग कौन सा होता है जिसको मगर हम अपन औषध के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको ए होगा, मूल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं वत्सनाभ को। ओके, तो आपको ये हो गया। इसके अलावा भी आपको याद रखनी है कि वत्सनाभ के फैमिली कौन, वत्सनाभ की बोटनिकल नेम क्या होता है? तो बोटनिकल नेम आपको याद रखनी है, एकोनिटम, एकोनिटम फेरक्स। ओके, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? एकोनिटम फेरक्स। और इसका फैमिली की बात करें, कौन सा फैमिली के अंतर्गत आता है? तो रेनुकुलेसी फैमिली। कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है? रेनुकुलेसी। ओके, किस फैमिली के अंतर्गत आता है? रेनिकुलेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और इसका इंग्लिश नेम बात करें तो मोक हुड बोलते हैं, मोक्स हुड। ओके, ये क्या है? इंग्लिश नेम है, इसका फैमिली है, और ये क्या, अरे ये फैमिली है, ये बोटनिकल नेम है। ओके, वत्सनाभ की। इसके अलावा भी बात करें, इसमें कौन सा रस होता है? तो रस की अगर बात करें तो याद रखनी है, मधुर रस होता है, मधुर रस होता है। अगर बीर्य विपाक की बात करें, बीर्य की अगर बात करें तो बीर्य इसका क्या होता है? उष्ण बीर्य होता है, उष्ण बीर्य, और मधुर विपाक होता है, मधुर विपाक। ओके, ये आपको याद रखनी है। और इसके वत्सनाभ के पर्याय भी आप याद रखेंगे, इसका पर्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वत्सनाभ के पर्याय क्या होता है? अमृत होता है, अमृत होता है, सबेड होता है, सबेड। उसके बाद आपको याद रखनी है, विष भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? गरल। ये क्या है? इसका पर्याय है। ओके, वत्सनाभ का पर्याय क्या है? अमृत, सबेड, बीस, गरल। ये क्या है? पर्याय, इंपॉर्टेंट पर्याय है। इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? होता है एकोनिटम फेरक्स होता है। कौन सा फैमिली के अंतर्गत आता है? रेनुकुलेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और इसका इंग्लिश नेम क्या होता है? मोक हुड होता है। इसका रस की बात करें तो मधुर रस होता है, बीर्य की बात करें तो उष्ण बीर्य होता है, विपाक की बात करें तो कैसा होता है? मधुर विपाक होता है। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इसमें मैं बता दिया था, आपको याद रखनी है। ओके, और इससे क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर की चिकित्सा के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी अतसी, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अजमोदा। तो जल्दी से बताइए, प्रदर के लिए, प्रदर की चिकित्सा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सी अशोक को हम प्रयोग करते हैं। प्रदर मतलब डिस्चार्ज, जो कोई भी जैसे देखते हैं रक्त, जो स्त्री में क्या होता है, रक्त जैसे कि रक्त डिस्चार्ज, जैसे कि आपको रक्त डिस्चार्ज, व्हाइट रेड डिस्चार्ज, जैसे श्वेत डिस्चार्ज होता है, श्वेत प्रदर, आपको रक्त प्रदर। ये क्या होता है? इनकी चिकित्सा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किस औषधि का? तो अशोक का प्रयोग करते हैं। ओके, जिसे कहते हैं रक्त प्रदर, जिसको स्त्री में होता है, क्या होता है? स्त्री में एक डिस्चार्ज होता है जिसका बोलते हैं रक्त प्रदर, प्रदर, श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर। इनकी चिकित्सा के लिए हम किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो अशोक का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि प्रदर की चिकित्सा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। प्रदर का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज, यानी रक्त का डिस्चार्ज हो, चाहे रक्त का डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे श्वेत कोई लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? अशोक का प्रयोग करते हैं, अशोक औषधि का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यष्टि मधु का वीर्य क्या होता है? ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी उष्ण, ऑप्शन सी अउष्ण अनुउष्ण शीत, ऑप्शन डी अति उष्ण। तो यष्टि मधु का वीर्य क्या होता है? तो यष्टि मधु का वीर्य आपको इसका आंसर क्या होगा? आपको ये शीत वीर्य होता है। तो इसका भी आपको याद रखनी है, इसका बोटनिकल नेम इसका भी याद रखनी है कि यष्टि मधु का बोटनिकल नेम क्या होता है? ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, ग्लाइसिराइजा रेजा रेजा ग्लेब्रा। ओके, ये क्या बोटनिकल नेम है। और फैमिली की अगर बात करें तो आपको याद रखनी है लेगुमिनेसी फैमिली, लेगुमिनेसी लेगुमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है यष्टि मधु। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय है, याद रखनी है। मधु इसको क्या बोलते हैं? मधु यष्टि, मधु यष्टि क्या बोलती है? यष्टि मधु क्या बोलते हैं? मधु यष्टि बोलते हैं। और इसका हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको मुलेठी बोलते हैं, मुलेठी के नाम से बहुत प्रचलित है। ओके, तो अब यष्टि मधु को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुलेठी बोलते हैं। इसका पर्याय मधु यष्टि, ये पर्याय भी मान सकते हैं। और इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा होता है। और फैमिली कौन सा होता है? लेगुमिनेसी फैमिली होता है। और इसका वीर्य क्या होता है? शीत वीर्य होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि भलातक तेल की मात्रा है, ऑप्शन ए 10 से 20 बूंद, ऑप्शन बी 20 से 30 बूंद, ऑप्शन सी 30 से 40 बूंद, ऑप्शन डी आपको 40 से 50 बूंद। तो भलातक तेल की मात्रा कितनी बताई गई है? तो आपको याद रखनी है कि आप बुक में अपन देखेंगे तो 1 से 2 बूंद लिखाया गया, 1 से 2 बूंद। ओके, लेकिन इसमें इसके ऑप्शन का अनुसार बात करें तो क्या होगा? इसका आंसर 10 से 20 बूंद होगा। ओके, लेकिन बुक में आप जब देखेंगे कि तेल की मात्रा देखेंगे कितना दिया? 1 से 2 बूंद दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन देखें तो कौन सा आएगा कि अगर इसको छोड़ दें तो 1 से 2 बूंद, यानी ऑप्शन नंबर 1 आएगा। लेकिन ये तेल की मात्रा हो गई। ओके, देखिए वत्सनाभ की अगर बात करें, क्षीर पाक की अगर बात करें, क्षीर पाक में तब कितना हो जाता है इसका भलाता की मात्रा? आपको 20 से 40 ml होता है। और क्षीर पाक में प्रयोग करना हो, तेल के रूप में 1 से 2 बूंद हो गया। और क्षीर पाक के रूप में इसका प्रयोग करना है तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा? 20 से 40 ml हो जाएगा। ओके, और इसका औले की बात करें, औले के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं तब मात्रा कितनी होती है? तब मात्रा होता है फिर आपको 250 से 500 ग्राम, 2.5 से 5 ग्राम होता है। ओके, उसके बाद इसका प्रयोजांक इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है इसका प्रयोजांक। ओके, प्रयोज्य अंग। मगर इसमें भलाता का किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो भलातों को जो अपन किस रूप में प्रयोग करते हैं? फल, मज्जा और तेल के रूप में हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसका प्रयोजांक अपन औषधि के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो फल भी प्रयोग कर सकते हैं, मज्जा भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका तेल भी प्रयोग करते हैं। ओके, और तेल की मात्रा कितना होता है? 1 से 2 बूंद होता है। इसमें ऑप्शन का अनुसार अगर बात करें तो 10 से 20 बूंद होगा। और क्षीर पाक के रूप में प्रयोग करते हैं तो कितने ml लेते हैं? 20 से 40 ml लेते हैं। और आंवले के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो 2.5 से 5 ग्राम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपर्दिका भस्म की औषधि मात्रा कितनी होती है? 1 से 2 मासा, ऑप्शन बी 4 से 8 रत्ती, ऑप्शन सी 2 से 4 रत्ती, ऑप्शन डी 2 से 4 मासा। तो जल्दी से बताइए कपर्दिका भस्म की औषधि मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर ए होगा, 1 से 2 मासा होगा। लेकिन कपर्दिका भस्म की अगर बात करें, कपर्दिका का अगर सामान्य मात्रा बात करें, सामान्य मात्रा का अगर बात करें तो आपको याद रखनी है 2 से 4 रत्ती होती है। इस सामान्य मात्रा की बात करें, लेकिन कपर्दिका भस्म की अगर बात करें तो 1 से 2 मासा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ शाक है। ऑप्शन ए जीवंती, ऑप्शन बी जयंती, ऑप्शन सी गुडुचि, ऑप्शन डी सरसप। तो स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ शाक कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको होगा ए जयंती होता है। जयंती शाक जो होता है स्वास्थ्य के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। ओके, तो इसका नाम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलगम में एसिड फास्ट बेसिलस यानी AFB की जांच किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी
टंसिलाइटिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो एसिड मगर ए एफ बी किस रोग के लिए निदान के लिए अपन जांच करवाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, फेफड़ों को ट्यूबरकुलोसिस के लिए अपन कराते हैं, यानी टीबी के जांच के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ए एफ बी टेस्ट करते हैं। ओके, याद रखनी है। टीबी के टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? ए एफ बी, यानी एसिड फास्ट बेसिलस हम टेस्ट करवाते हैं, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि टीबी मगर मरीज को है या नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट की परीक्षा किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी कोलेरा। तो जल्दी से बताइए, बिडाल टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? तो हम टाइफाइड के लिए करते हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। टाइफाइड के जांच के लिए हम बिडाल टेस्ट हम करवाते हैं। ओके, कि इस पेशेंट को टाइफाइड है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीतोबलादी चूर्ण का अनुपान है। ऑप्शन ए मधु अदरक सोरस, ऑप्शन बी मुलेठी क्वाथ, ऑप्शन सी उष्ण जल, ऑप्शन डी मधु सर्पी। तो जल्दी से बताइए, शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको डी होगा। मधु और सर्पी इसका कहते हैं शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। मधु और सर्पी के साथ क्या करते हैं? शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि शीतोपलादी चूर्ण में घटक द्रव्य कितने होते हैं। घटक द्रव्य पूछता है कि घटक शीतोपलादी चूर्ण में घटक द्रव्य कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। और इसका नाम भी याद रखनी है कि मिश्री, मिश्री सेकेंड होता है दालचीनी, दालचीनी थर्ड आपको याद रखनी है वंशलोचन, वंश लोचन, पिपली, तो चौथा क्या होता है? पिपली, पिपली। और पांचवा आपको याद रखनी है सूक्ष्म एला, सूक्ष्म एला। ओके, ये 5 घटक द्रव्य होते हैं जो शीतोपलादी चूर्ण के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? मिश्री, मिश्री, दालचीनी, वंशलोचन, पिपली और सूक्ष्म एला। क्या है? ये 5 द्रव्य शीतोपलादी चूर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं? शीतोपलादी चूर्ण का उपयोग किस में करते हैं यूज? तो यूज की बात करें तो क्रम आपको याद रखनी है। काश, श्वास, काश श्वास, प्रतिस्याय, प्रतिस्याय, राजक्षमा, क्षमा। इन सभी व्याधियों में हम क्या करते हैं? शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आई होप आपको इसका यूज भी समझ में आ गया कि इसमें घटक द्रव्य कौन कौन सा आता है, ये भी याद हो गया। और इसका अनुपान क्या होता है? मधु और सर्पी अनुपान होता है। तो इसमें अनुपान पूछा था, तो अनुपान का आंसर क्या होगा? 4th नंबर होगा, मधु और सर्पी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पुनर्नवा मंडूर का अनुपान क्या होता है? ऑप्शन ए तारके, ऑप्शन बी घृत, ऑप्शन सी टंडोल उदक, ऑप्शन डी तुलसी पत्र सौरस। तो जल्दी से बताइए कि पुनर्नवा मंडूक का अनुपान क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको ए होगा, तर्क। तर्क किसको बोलते हैं? आपको मट्ठे को बोलते हैं। तर्क किसको बोलते हैं? मट्ठ। मट्ठे को हम क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं। यानी पुनर्नवा मंडूक का अनुपान क्या होता है? तर्क होता है। यानी मट्ठे को घोल घोल करके पीना चाहिए। ओके, जिसे आम भाषा में क्या बोलते हैं? मट्ठे बोलते हैं। मट्ठे में घोल कर पीना चाहिए। कर पीना। ओके, या तर्क बोले या मट्ठे में घोलकर पीना, ये क्या है? इसका पुनर्नवा मंडूक का अनुपान है। ओके, इसके अलावा अगर इसका यूज की बात करें, पुनर्नवा मंडूक का अन्य यूज की बात करें, इसका उपयोग किस किस रोग में करते हैं, तो आपको याद रखनी है, ये जो क्रम लिख रहा है, ये क्रम में ही याद रखनी है। सबसे पहले क्रम आपको याद रखनी है किस रोग में? पांडु, पांडु। उसके बाद पिलिया, पिलिया, आर्स, आर्स, विषम ज्वर, विषम ज्वर। उसके बाद आपको सोत, ग्रहणी आदि।
इन सभी रोगों में प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें से अगर मान लो कि 4 ऑप्शन दे दिया, पांडु भी दे दिया, पिलिया भी दिया, और से भी दे दिया, विषम ज्वर दे दिया, तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना होगा। तो हमेशा आपको पांडु चूज करनी है कि पुनर्नवा जो मंडूक होता है ये किस रोग में प्रयोग किया जाता है, इसको हम पांडु रोग में करते हैं। तो एक क्रम आपको याद होना चाहिए इसी क्रम में, जो कि क्योंकि देखिए जो आयुर्वेद में है ना, जो श्लोक की कोटेशन होता है वो क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर श्लोक देखेंगे तो पांडु दिया, पिपली, उसके बाद पिलिया दिया, अर्श, विषम ज्वर, शोथ और ग्रहणी आदि रोग में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी अपन चूज कर अगर करना ऑप्शन चुनना है किसको आंसर लगाएंगे तो पांडु रोग में लगाएंगे। ओके, पुनर्नवा मंडू का किसमें इसका रोग अधिकार क्या होता है, तो पांडु होता है। ओके, और आदि ये सभी इन सभी रोग में भी प्रयोग किया जाता है। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको किसको लगानी है, ऑप्शन देखनी है कि पांडु रोग है कि नहीं है, नहीं है उसके बाद ही ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षड क्रिया काल की किस अवस्था में व्रण भस्म की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी पांचवें, ऑप्शन सी छठे, ऑप्शन डी तीसरे। तो व्रण भाव की उत्पत्ति किस में होता है षड क्रिया काल की, तो छठे में उत्पन्न होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छी। क्योंकि देखिए षड क्रिया का जो छठा अवस्था होता है इसमें क्या होता है, ये रोग जो होता है असाध्य हो जाता है। रोग क्या हो जाता है, रोग जो होता है क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है, जिसको हम अपन चिकित्सा नहीं कर सकते। क्या कर नहीं कर सकते, चिकित्सा नहीं कर सकते। इसमें जो आपको ज्वर याद रखनी, ज्वर और अतिसार, ज्वर और अतिसार भी क्या होता है, ये असाध्य हो जाता है। लेकिन नॉर्मल अपन देखते हैं कि किसी को फीवर आ गया चाहे अतिसार हो गया तो अपन नॉर्मल काउंट में करते हैं। लेकिन इस अवस्था में जब छठे अवस्था में आने पर ये भी क्या होता है, असाध्य की तरह कार्य करने लगता है कि ज्वर भी आपको नॉर्मल मगर मेडिसिन से चाहे अतिसार इसको ठीक नहीं कर सकते। ओके, ये भी का चिरकालीन हो जाता है, यानी क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है ज्वर अतिसार भी। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये षड क्रिया काल के किस अवस्था में व्रण भाव उत्पन्न होता है, तो छठे में होता है। इसमें ज्वर और अतिसार रोग भी क्या होते हैं, असाध्य की तरह कार्य करने लगते हैं, जिनकी भी चिकित्सा नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में उष्ण जल के सेवन करने का निर्देश नहीं है। ऑप्शन ए मदस्य, ऑप्शन बी हिक्का, ऑप्शन सी श्वास रोग, ऑप्शन डी गला रोग। तो किस उष्ण जल का सेवन का निर्देश नहीं है, किस में नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या होगा, ए यानी मत्स्य में क्या होता है, उष्ण जल का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके, बाकी हिक्का का श्वास रोग में इनमें अपन उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मद का जो सेवन करते हैं जो अल्कोहलिक पेशेंट होता है उनको उष्ण जल का सेवन नहीं कराने का निर्देश दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रस धातु क्षय का लक्षण है। ऑप्शन ए पीलिया वृद्धि, ऑप्शन बी संधि शून्यता, ऑप्शन सी दंत नख भगन, ऑप्शन डी हृदय पीड़ा। तो रस धातु के क्षय का लक्षण कौन सा होता है, इसका आंसर क्या होगा, आपको डी होगा, हृत पीड़ा होगा। इसके अलावा भी लक्षण होता है जो मैं लिख दे रहा आपको याद रखनी है कि रस क्षय होने पे क्या होता है, आपको हृदय में पीड़ा होगा, कंपन होगा, आपको शून्यता होगा, तृष्णा होगी। ये सब रस धातु को क्षय होने पे ये सब आपको लक्षण देखने को मिल लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि श्लेष्मा वृद्धि का लक्षण क्या है। ऑप्शन ए मूर्छा, ऑप्शन बी निद्रा का नाश, ऑप्शन सी संधि अस्थि विश्लेषण, ऑप्शन डी संताप। तो श्लेष्मा वृद्धि यानी कफ के वृद्धि का लक्षण क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको सी संधि अस्थि में विश्लेषण होता है। और इसके अलावा भी लक्षण की अगर बात करें तो गौरव होता है, यानी गुरुत्वा होता, शरीर में काफ़ी भारीपन लगता है। ओके, उसके बाद ग्लानि होता है इसका लक्षण, ग्लानि, तंद्रा, अति निंद्रा। देखिए निंद्रा नाश लिखा है, अति निंद्रा नहीं लिखा है। ओके, तो इसका लक्षण श्लेष्मा का वृद्धि होने से क्या होता है, अति निंद्रा होती है, अति निंद्रा होता है। उसके बाद आपको मुख से क्या होता है, लार अधिक स्राव होता है, मुख से क्या होता है, मुख से लार की स्राव अधिक होता है, लाल मुख से लार अधिक होना। ओके, और ये क्या होता है, काश श्वास की उत्पन्न भी करता है। कफ के वृद्धि होने से क्या होता है, कौन से रोग भी उत्पन्न होते हैं, काश श्वास, ये भी याद रखनी है। कफ के वृद्धि से क्या होता है, काश श्वास में प्रॉब्लम उत्पत्ति होती है। ओके, ये सब क्या है, एक को कफ वृद्धि के लक्षण है।
तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्माद के लक्षणों की उत्पत्ति के समय किस स्रोत की दृष्टि से होती है? ऑप्शन ए प्राण व, ऑप्शन बी रक्त व, ऑप्शन सी मनो व, ऑप्शन डी रक्त व। तो उन्माद के लक्षण की उत्पत्ति के समय किस स्रोत की दृष्टि होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको सी मनो व स्रोत की दृष्टि के कारण उन्माद रोग उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से कौन सा अपस्मार नैदानिक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए तमक श्वास, ऑप्शन बी विभत्व चेष्टा, ऑप्शन सी स्मृति अपंगम, ऑप्शन डी मुख शोथ। तो अपस्मार का नैदानिक लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको डी होगा, मुख शोथ। ओके, तो आपको याद रखनी सबसे पहले कि अपस्मार के भेद कितने होते हैं। तो भेद की अगर बात करें तो इसका 4 भेद बताए गए, वातज, पित्तज, कफज और सनिपातज। ओके, अपस्मार जो रोग होता है ये भी क्या होता है, इसका भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन सा? वातज, पित्तज, कफज और सनिपातज, 4 भेद होते हैं। और इसका नैदानिक लक्षण कौन सा नहीं है? मुख शोथ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मध्यम शुद्धि के बाद कितने अनकाल तक संसर्जन कर्म कराना चाहिए? ऑप्शन ए 3 अनकाल, ऑप्शन बी 4 अनकाल, ऑप्शन सी 2 अनकाल, ऑप्शन डी 1 अनकाल। तो देखिए संसर्जन कर्म की अगर बात करें कि मध्यम शुद्धि के बाद कितने अनकाल कराना चाहिए, तो 2 अनकाल कराना चाहिए। ओके, इसका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। अब थोड़ा सा आपको याद रखनी है, इसमें याद क्या रखनी है आपको? देखिए कि सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, प्रवर शुद्धि की अगर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और आवर शुद्धि। ओके, जो प्रवर शुद्धि होता है इसमें बात करें तो 7 दिन तक कराते हैं। और अनकाल के बात करें, अनकाल की अगर बात करें तो 7 दिन यानी 12 अनकाल तक कराते हैं। और इसमें कहती 5 दिन अनकाल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और आवर शुद्धि के लिए हम 3 दिन और अनकाल कितने होते हैं? आपको 5। ओके, देखिए समझना आप पहले ठीक से कि प्रवर शुद्धि के बाद हम 7 दिन तक 7 दिन तक हम कराने संसर्जन कर्म कराते हैं। और अनकाल कितना होता है? 12 होता है। जबकि मध्यम शुद्धि के लिए 5 दिन और अनकाल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और आवर शुद्धि के लिए 3 दिन और 5 अनकाल होता है। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मध्यम शुद्धि के बाद अनकाल का संसर्जन कर्म कितना होता है। देखिए अगर ऑप्शन 8 होता तो इसका आंसर क्या जाता? 8 जाता है। लेकिन ऑप्शन 8 नहीं है। देखिए तो इसमें ये अपन संसर्जन कर्म क्यों कराते? देखिए जो मध्यम शुद्धि जी क्या होता है, जैसे पंचकर्म होता है कि वमन विरेचन करने के बाद हमको क्या कराना चाहिए? संसर्जन कर्म कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंचकर्म कराने के बाद क्या होता है? अग्नि मंद हो जाती है। तो अग्नि को मगर मंद ना हो, यानी डाइजेशन प्रॉपर, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो, उसके लिए हम क्या कराते हैं? संसर्जन कर्म कराते हैं। ओके, तो आचार्यों ने बताया, जैसे चरक के अनुसार अगर बात करें तो चरक जी ने प्रवर के लिए आपको 3 दिन अनकाल बताया गया है। और जैसे कि मध्यम शुद्धि के लिए आपको 2 अनकाल का बताया गया है। और जैसे आवर शुद्धि के लिए आपको 1 दिन बताया गया है। ओके, तो मध्यम शुद्धि के लिए कितने? 2 अनकाल, यानी 2 दिन पेया, 2 दिन विलेपी, 2 दिन आपको कृत जैसे बताया गया है। आपको 2 दिन आपको अकृत और कृत यूज बताया गया। और 2 दिन आपको अकृत मासरत और कृत मासरस की बताया गया है प्रवर शुद्धि में। ओके, 2 दिन कराने के लिए बताया गया। जबकि प्रवर शुद्धि में 3 दिन बताया गया। 3 दिन पेया, 3 दिन विलेपित, 3 दिन कृत और कृत यूज बताया गया। और 3 दिन कृत मासरस और अकृत मासरस बताया गया। 3 दिन कृत और अकृत मासरस बताया गया। 3 दिन। और इसमें 1 दिन कराना चाहिए आपको, मगर जैसे लघु भोजन का सेवन कराना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा आपको 3। तो आपको ऑप्शन भी देखनी है, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लगानी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवर शुद्धि में हम 3 दिन तक, मगर एक एक अनकाल का, जैसे कि 3 दिन पिया कराएंगे, 3 दिन विलेपी कराएंगे, 3 दिन अकृत यूज कराएंगे, और 3 दिन अकृत और कृत मास का सेवन कराते हैं। और इसमें 2 दिन कराते हैं। और इसमें 1 दिन
मगर लघु भोजन का सेवन कराते हैं। और टोटल का अगर बात करें तो 7 दिन में हम 12 अन्न काल होता है, और 5 दिन में 8 अन्न काल होता है, और 3 दिन में 5 अन्न काल होता है। ये टोटल है। और लेकिन एक एक अगर बात करें तो 3 दिन 2 दिन 1 दिन होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करके फिर से बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।